हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पहुंच चुके हैं वेव ऑप्टिक्स के कैप्सूल पर। अभी आपका 12th का हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कल और परसों का दिन बड़ा क्रूशियल है। कल के दिन आपको मैंने ब्रेक दिया हुआ जैसा प्लानर के अंदर है, तो उस दिन आप यूटिलाइज करो। पूरे वीक में जो आपने कवर किया है सारे टॉपिक वापस से रिवाइज करो। कोई भी चीज छोटी से छोटी क्यों ना हो, चाहे वो एनसीईआरटी कैप्सूल की हो, चाहे वो आपकी लेक्चर्स की हो, चाहे वो आपकी कैप्सूल्स की हो, तो कोई भी चीज मास्टर शीट की भी क्यों ना हो, अगर वो आपसे नहीं हुई है या फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट नहीं हुई है, आपको दिक्कत आई है, उसको दोबारा से कल का दिन है रिवाइज करने का। तो कोई कमी नहीं छोड़नी, पूरी जी जान लगा करके कल आप पूरा रिवीजन करोगे और परसों अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे, वैसा ही जैसा आप नीट के अंदर देके आने वाले हो। ठीक है ना। तो परसों के टेस्ट में जो आपका पार्ट सिलेबस टेस्ट है, उसमें आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि आप अपना फुल रिवीजन करके बेस्ट परफॉर्मेंस दोगे। तो मैं आपको वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है ना, फिजिक्स कैप्सूल दे रहा हूं, उसको अच्छे से रिवाइज करो और फिर मास्टर शीट को प्रैक्टिस करो। तो वेव ऑप्टिक्स के कैप्सूल बहुत सिंपल है, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स में अपनी तीन चीजें आ गई, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस के अंदर टॉपिक बाय टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है, थ्योरी, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम, तो सीखते जाओ और बाद में प्रैक्टिस करते जाओ। तो देखो, वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमें दो वेव्स दे रखी हैं। वेव से भी पहले वेव फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहां पर हमने एक पॉइंट सोर्स लगाया। ये पॉइंट सोर्स क्या करता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करता है। स्फेरिकल वेव फ्रंट निकालने के कई तरीके भी होते हैं। अब मान लो आपने लाइट को प्लेनर लगाया, ठीक है ना। आप देख रहे हो यहाँ पर एक स्लिट लगी हुई है, इस स्लिट ने इन वेव फ्रंट्स को स्फेरिकल कर दिया। वेव फ्रंट क्या होते हैं? वेव फ्रंट वो चीज होती है जिसके ऊपर लाई करने वाले पार्टिकल सेम फेज में होते हैं। तो ये वेव फ्रंट की बेसिक डेफिनेशन हो गई। पॉइंट सोर्स, जैसे गॉसियन सरफेस पढ़े थे, पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट स्फेरिकल हो जाता है। लीनियर सोर्स के लिए वेव फ्रंट जो होता है प्लेनर हो जाता है। लीनियर सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल हो जाता है। और जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट रेडिएशन आ रहे होते हैं पैरेलल, उनके लिए वेव फ्रंट प्लेनर हो जाता है। तो बिल्कुल गॉसियन सरफेस जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप इजीली वेव फ्रंट के बारे में जवाब दे सकते हो। अब जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इन दोनों स्लिट से टकराते हैं, तो हाइजन का प्रिंसिपल आता है कि जो भी चीजें वेव फ्रंट पे लाई करेंगी वो अपने ओरिजिनल सोर्स की तरह काम करती हैं। तो ये भी अपने चारों तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट करना शुरू कर देते हैं। अब इनमें जब सेम फेज वाले आपस में ओवरलैप करते हैं तो मैक्सिमम मिलता है, अपोजिट फेज वाले ओवरलैप करते हैं तो मिनिमम मिलता है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देखो, हमें ब्राइट डार्क का पैटर्न देखना शुरू हो जाता है। ये होगी बेसिक थ्योरी। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंटरफेरेंस सिर्फ तब होगा, यानी वेव्स की ओवरलैपिंग से मैक्सिमम मिनिमम तब मिलेगा जब दोनों वेव या दोनों स्लिट से आने वाली वेव कोहेरेंट होंगी। कोहेरेंट मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। टाइम और पोजीशन के टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली जो चीजें हैं वो इंटरफेरेंस यहां पर जनरेट करती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। तो सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट। अगर कोहेरेंट नहीं हुए तो इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, ब्राइट डार्क नहीं मिलेगा, एक कंटिन्यूस फ्लैट इंटेंसिटी मिलेगी। ऐसा लगेगा आपने टॉर्च जला के रख दी दीवार के ऊपर और आपको एक कंटिन्यूस इंटेंसिटी मिल रही है। तो वैसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। मान लो, अब ये चीज मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। तो यहां पर मान लेते हैं जाने वाला जो वेव है, अब वेव का इक्वेशन में डिफाइन कर रहा हूं, तो मान लेते हैं कभी भी इंटरफेरेंस कराना है तो हमेशा ये दो काम कर रहे हैं, दोनों स्लिट से आने वाली वेव्स को देखना है। तो मान लो ये दो स्लिट है, इन दोनों से आने वाली वेव इस तरीके से, यहां से जाने वाली वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, यहां से जाने वाली वेव का एम्पलीट्यूड A2 है। इसने पाथ लेंथ x1 कवर करी, इसने पाथ लेंथ x2 कवर करी। अब हम दोनों की इक्वेशन लिखते हैं। तो दोनों की इक्वेशन हो गई हमारी, फर्स्ट वेव की इक्वेशन हो गई y1 बराबर a1। तो देख लो बिल्कुल बेसिक थ्योरी भी चल रही है, a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस kx भी लिख सकते हो। y2 की इक्वेशन हो गई हमारी a2 साइन kx2 माइनस ओमेगा टी। अब हम क्या करेंगे, इनको सुपरपोज कराएंगे। सुपरपोज कराने के लिए हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम इसका ऐसे बनता है, ये पूरा फेज एंगल φ1 हो गया, ठीक है ना। तो φ1 की वैल्यू हो गई हमारी kx1 माइनस ओमेगा टी, और φ2 की वैल्यू हमारी हो गई kx2 माइनस ओमेगा टी। तो हम क्या करेंगे, a1 को रिप्रेजेंट करेंगे अपना φ1 के एंगल पर, और a2 को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग φ2 के एंगल पर। और यहां से आप क्लियरली देख सकते हो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है वो डेल्टा फाई है। अब हम इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे, अपना वही बेसिक जो 11th क्लास वाला फॉर्मूला, दो चीजों के रिजल्टेंट वाला। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना, तो ए आर की जो वैल्यू आ जाएगी, दो चीज का रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सेम वही, तो अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos डेल्टा फाई। अब ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बाद रिजल्टिंग इंटेंसिटी। अब जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी की जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी I1 प्लस I2
प्लस 2i1i2 cos डेल्टा फाई, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी रिजल्टिंग इंटेंसिटी की इक्वेशन। यहां पर आप देख रहे हो दोनों स्लिट से आने वाली इंटेंसिटी मैंने अलग अलग ले रखी है। अगर दोनों स्लिट से आने वाली इंटेंसिटी सेम हो तो i1 और i2 अगर दोनों हमारे सेम है और i0 के बराबर है तो यही रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा 4i0 cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2। तो ये हो गई हमारी रिजल्टिंग इंटेंसिटी। ये रिलेशन कहलाता है इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच का। तो इससे आप रिजल्टिंग इंटेंसिटी निकाल सकते हो अगर आपको फेज डिफरेंस गिवन है। सवाल है इसलिए बोल रहा हूं ये सारी चीजें। अब अगर पाथ डिफरेंस गिवन है, ये भी सवाल है, तो भी इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे अभी जस्ट देता हूं। और अगर पोजीशन गिवन है तो इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे वो आगे। यानी इंटेंसिटी निकालने के 3 तरीके के सवाल है, फेज डिफरेंस के टर्म में, पाथ डिफरेंस के टर्म में, पोजीशन के टर्म में, तीनों मिलेंगे आपको आज के लेक्चर में। इंटेंसिटी वाला प्रॉब्लम हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। एम्स से लेकर के नीट तक की हिस्ट्री देख लो, इसकी बहुत बार आया हुआ है, इसलिए करके जरूर जाना है। तो ये होगी हमारी रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। अब यहां पर इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस निकालें तो डेल्टा फाई का रिलेशन पाथ डिफरेंस के टर्म में निकालना पड़ेगा। वो आप इजीली इनको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पर आपको पता भी होगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। के को बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये हो गया हमारा फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। जिसको हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4i0 cos स्क्वायर, ठीक है ना, डेल्टा फाई बाय 2 करेंगे तो पाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो कई बार ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो इस तरीके का फॉर्मूला भी आपके सिलेबस में डायरेक्ट आ जाता है। तो ये हो गया इंटेंसिटी का पाथ डिफरेंस के टर्म में फॉर्मूला। अब मैक्सिमा इंटेंसिटी कितनी होगी और मैक्सिमा और मिनिमा कितनी होगी। तो मैक्सिमा के लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए दैट मस्ट बी 2n पाई। तब जाके cos डेल्टा फाई की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी +1 के बराबर। और मैक्सिमा इंटेंसिटी जो हमें मिलेगी वो मिलेगी √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी तरीके से मैक्सिमा एम्पलीट्यूड जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा a1 प्लस a2। सिमिलरली अगर हमें मिनिमा इंटेंसिटी चाहिए तो मिनिमा के लिए डेल्टा फाई की वैल्यू होनी चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 2n-1 पाई। ऐसा होने पर cos डेल्टा फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1 के बराबर। और मिनिमा इंटेंसिटी का जो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा √i1। तो ये बेसिकली आप देख रहे हो याद होने चाहिए, इनको डराइव नहीं करा जाता। और ये चीजें मतलब सिंपल वे में आपको याद होनी चाहिए। तो a1 - a2 यहां मॉड लगा दिया। तो ये हमारे बेसिक्स हो गए, जिसके अंदर हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लिया, मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लिया, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला देख लिया, इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस देख ली, पाथ डिफरेंस देख ली। अब दूसरी चीज, अब हमें कुछ ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना है। प्रॉब्लम देखते ही आप समझ जाओगे सुपरपोजिशन के प्रॉब्लम कहलाते हैं, फेजर डायग्राम से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू इंटरफेरिंग लाइट वेव इज गिवन बाय दिस एंड दिस, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव। तो हमें रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकालना है, बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, इसको अटेम्प्ट करते हैं। तो पहली वेव इक्वेशन दे रखी है 4 sin ओमेगा टी। फेज डिफरेंस इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना, ओमेगा टी के साथ कोई एंगल नहीं है। तो जो sin ओमेगा टी फंक्शन होता है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। cos ओमेगा टी को आप ऐसे लिख सकते हो 90 प्लस, ठीक है ना, यानी cos ओमेगा टी फंक्शन 90 से लीड करेगा यानी y एक्सिस पर आ जाता है। तो sin x एक्सिस पर, cos y एक्सिस पर, माइनस साइन इधर, माइनस कॉस नीचे। तो ये 4 वेव फंक्शंस होते हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करना होता है। ये हम लोग एसएचएम में भी देखेंगे, एसएचएम वेव में भी, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर भी देखेंगे, ये यहां पर भी आता है। अब पहले ये आ गया इसलिए यहां बताना पड़ रहा है। तो अगर मैं यहां पर रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकालना चाहूं तो पहले मैं इसका फेजर बनाऊंगा और ये इसका एम्पलीट्यूड है 4, ये हमारा आ जाएगा एक्स एक्सिस पर। तो मैंने a1 को 4 से रिप्रेजेंट किया एक्स एक्सिस पर, a2 हमारा आ जाएगा y एक्सिस पर और इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हम अपना पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये हमारा हो गया रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, ये हो गया रिजल्टिंग फेज एंगल फाई। ये 3 है तो ये भी हमारा 3 आ जाएगा। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आराम से निकाल लोगे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 के बराबर। तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आ रहा है 5। इवन आप रिजल्टिंग फेज भी निकाल सकते हो 10 डेल्टा फाई से। तो 10 डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास होगी 3/4। 3/4 वैल्यू होती है 37 डिग्री की। तो रिजल्टिंग फेज आ गया 37। अब आप रिजल्टिंग इक्वेशन भी लिख सकते हो, कैसे, इधर हमने कौन सा फंक्शन माना हुआ है, साइन। साइन से ये कितना एंगल आ गया 37 डिग्री। तो अगर हमें रिजल्टिंग इक्वेशन लिखनी है तो पहले देखो कितने एंगल पर लीड कर रहा है। तो रिजल्टिंग वेव इक्वेशन हमारे पास आ गई, वाई आर इक्वल्स टू रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज 5 साइन ओमेगा टी प्लस 37। तो ये हमारी रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन हो गई, हालांकि पूछी नहीं गई थी पर मैंने आपको डायरेक्ट बता दी। अब जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड का प्रॉब्लम है, जो सीओपी है, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से वो भी आ गया, फेजर भी आ गया, सुपरपोजिशन भी आ गया, रिजल्टिंग वेव की इक्वेशन भी आ गई। अब ये चीज आगे आएगी तो भी बताऊंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख रहे हो टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I एंड 4i।
तो दो बीम की इंटेंसिटी अलग अलग दे रखी है, सेम इंटेंसिटी नहीं है, डिफरेंट इंटेंसिटी है। तो पहली इंटेंसिटी हमें दे रखी है I1 जिसकी वैल्यू हमारे पास है I, I2 की वैल्यू में दे रखी है 4i। ये बोल रहा है इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम इज पाई बाय। देखो फेज डिफरेंस के टर्म में इक्वेशन दे रखी है, तो मैंने बताया ना तीन तरीके के होते हैं, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और पोजीशन, एक एक करके आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो डेल्टा फाई 1 की वैल्यू में दे रखी है पाई बाय 2, ठीक है ना, और फिर डेल्टा फाई 2 की वैल्यू में दे रखी है पाई। और हमें करना क्या है, करना हमें यह है कि हमें इन दोनों की रिजल्टिंग इंटेंसिटी का ए और बी का डिफरेंस निकालना है। बिल्कुल निकाल देते हैं। तो पहले इंटेंसिटी एट ए फॉर्मूला लगाया, अलग अलग है तो अलग अलग वाला लगाएंगे, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास पाई बाय 2 है, पुट करी कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है। तो IA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I1 प्लस I2, सम अप करते ही ये बन जाएगा 5i। यहां पर आ जाते हैं, तो यहां पर IB की वैल्यू निकालें तो cos डेल्टा फाई की जगह cos पाई आ जाएगा, cos 180 माइनस 1 होता है, तो फॉर्मूला बनेगा I1 प्लस I2 यानी I प्लस 4i प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 यानी 4i स्क्वायर और cos पाई की वैल्यू हमारी माइनस 1 हो गई, तो IB का वैल्यू मेरे पास आ गया 5i और ये बन जाएगा हमारा 4i। फाइनल आंसर आ जाएगा I। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस बड़ा इजी है। तो डेल्टा IAB का वैल्यू हो गया 5i माइनस 5i माइनस i विच विल बिकम 4i। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 4i। और मेरे ख्याल से इससे आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी आ गया। ये भी हमारा कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम था जिसमें इंटेंसिटी हमने फेज डिफरेंस के टर्म में देखी। एक एक चीज ऐसे कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर होगी ना, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी मास्टर सीरीज में आप देख ही रहे हो कि जो मैच द कॉलम है हमारे पूरा चैप्टर ही एक साथ कवर कर देते हैं, ये उसका बेनिफिट है। तो 7-8 प्रॉब्लम करके आप पूरा चैप्टर एक साथ उड़ा देते हो, ये मास्टर शीट की ताकत है। चलते आगे। तो देखो अब हमें स्क्रीन के ऊपर किस पोजीशन पर मैक्सिमम मिनिमम मिल रहे हैं, ठीक है ना, और वहां इंटेंसिटीज क्या होंगी उसको हमें इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वो देखना है। तो सबसे पहले वही फेज डिफरेंस से शुरू करते हैं। फॉर मैक्सिमा फेज डिफरेंस की जो वैल्यू हो गई डेल्टा फाई की वैल्यू वो हमारी हो गई 2n पाई। अब इंटरफेरेंस में क्या होता है, पाथ डिफरेंस मैटर करता है, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पर जो दो वेव डाल रही हैं अलग अलग पाथ लेंथ कवर करके जा रही हैं। तो हम फट से डेल्टा फाई को के डेल्टा एक्स डालेंगे और डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी एन लैम्डा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, हर जगह अब आगे ऑनवर्ड जितनी भी जगह हम यूज करेंगे सब जगह काम में आएगा। सिमिलरली अगर हम मिनिमा की वैल्यू देखें तो मिनिमा के लिए डेल्टा फाई की वैल्यू जैसा मैंने बताया था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो 2n माइनस 1 पाई। और डेल्टा एक्स निकालें तो डेल्टा एक्स आ जाएगा हमारा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इसको मैं बोलता हूं जनरली ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, क्योंकि 2n माइनस 1 सिंप्लीफाई करोगे तो ऑड नंबर रहेगा 1 3 5 7 9 एंड अप टू सो ऑन। तो इसको हमने लिख लिया प्रिसाइसली m लैम्डा बाई 2। m ध्यान रखना है m हर एक वैल्यू नहीं प्रेजेंट करेगा, ये सिर्फ ऑड नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अब डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया। अब ये जो इंटरफेरेंस का सेटअप है हम यहां से पार्ट डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। ये कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो यही होता है, छोटे वाले वेव से बड़े वाले वेव पर परपेंडिकुलर डालो और ये जो एक्स्ट्रा लेंथ बचेगी दिस इज पार्ट डिफरेंस। ये हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकालेंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी डी साइन थीटा, जहां स्मॉल डी रिप्रेजेंट करता है दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन, ठीक है ना, और कैपिटल डी रिप्रेजेंट करता है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ये चीज हमारी जो होती है ये हर जगह वैलिड है, ठीक है ना, और तब तक वैलिड है जब तक डी इज मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस दोनों स्लिट के सेपरेशन से काफी बड़ा होना चाहिए। अब यहां पर क्योंकि ये काफी बड़ा है और हम स्क्रीन के बिल्कुल पास में ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत दूर नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, थीटा स्मॉल है, तो हम इसको फिर फर्दर आगे लिखते हैं स्मॉल डी tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं y बाई डी। तो dy बाई डी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड पोजीशन। तो पाथ डिफरेंस और पोजीशन के बीच का रिलेशन है स्मॉल डी y बाई कैपिटल डी। अब अगर आपको मैक्सिमा निकालना है कि किस पोजीशन पर मैक्सिमा निकलेगा तो पाथ डिफरेंस की पोजीशन वाली वैल्यू पुट कर दो, मिनिमा निकालना है तो वो पुट कर दो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा हमारे पास आ जाएगी n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है ना। और इसी तरीके से पोजीशन ऑफ nth मिनिमा हमारे पास आ जाएगी 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2d।
तो ये हो गया पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब आप देख सकते हो सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेंटर ऑफ स्क्रीन पर क्या बन रहा है ये जानने के लिए हम एन को 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही एन को 0 पुट करेंगे हमें पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली यहां पर 0 आ जाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं एन 0 पुट करने पर हमें 0 ही मिल रहा है, यानी सेंटर ऑफ स्क्रीन पर हमें सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई दे रहा है। तो इस जगह की इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने दिया ही था। आप दोनों इंटेंसिटी अगर बराबर ले रहे हैं तो 4I0, अलग अलग ले रहे हैं तो √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। तो सिचुएशन डिपेंडेंट है, देख करके लगाएंगे। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट मिनिमा, कोई सेंट्रल मिनिमा नहीं होता, फर्स्ट मिनिमा निकालें तो n की जगह 1 पुट करेंगे और पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा हमारे पास आ जाएगी 2n-1 की जगह हमारे पास बनेगा 1। तो मैं इसको हटा करके सिंपल डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, λd/2d। इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट मैक्सिमा निकालो तो इनकी जगह 1 डाल दो तो λD/d आ जाएगा। तो देखो पहले डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, यानी हर उजाले से पहले अंधेरा रहेगा। ठीक है ना। तो जैसे अभी अंधेरा चल रहा है, कुछ टाइम बाद अगर सही से पढ़ोगे तो उजाला जरूर आएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी बिल्कुल चमक करके फिजिक्स का पेपर लिख करके आओगे और छप्पर फाड़ के नंबर लाओगे। तो इसलिए इस वक्त की डार्क सिचुएशन के अंदर तैयारी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी एनर्जी इकट्ठी करनी इंपॉर्टेंट है, और वही इकट्ठी की हुई एनर्जी आप फुल ब्राइटनेस के साथ मैक्सिमम में रिफ्लेक्ट कर देना, नीट के पेपर में रिफ्लेक्ट कर देना, छप्पर फाड़ के नंबर आएंगे। तो ये थी ज्ञान की बात। अब हम इसके अंदर क्या करने जा रहे हैं, हमने पोजीशन निकाल ली, मैक्सिमा की निकाल ली, मिनिमा की निकाल ली। दो मैक्सिमा के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, सिमिलरली दो मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को भी फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू अगर हम देखें तो ये फ्रिंज विड्थ हमारे पास W से हम इसको डिनोट करते हैं, ये आ गई λD/d। और अगर हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखें तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है फ्रिंज विड्थ, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमारे पास आ जाती है बीटा, इससे हम डिनोट करते हैं इसको, और ये हो जाती है W/D। तो ये बचेगा हमारा λ/d। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए मैक्सिमा के और मिनिमा के, और पाथ डिफरेंस और पोजीशन के। अब इंपॉर्टेंट बात, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ये एज इट इज सवाल बना के पूछ लिया जाता है, फ्रिंज विजिबिलिटी, या इसको हम कॉन्ट्रास्ट भी बोलते हैं, कि ये जो ब्राइट और डार्क है इनका कॉन्ट्रास्ट कैसा है। ठीक है ना। तो फ्रिंज विजिबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, और मैं पूरा कैलकुलेट करके भी दे रहा हूं। तो फ्रिंज विजिबिलिटी होती है Imax - Imin, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय Imax प्लस Imin। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। ना इसका कोई यूनिट होता है, ना इसका कोई डायमेंशन होता है, रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, या कॉन्ट्रास्ट भी इसको हम बोलते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम कब होगा, तो कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों स्लिट की इंटेंसिटी बराबर हो। अच्छा, इसमें चलो हम Imax का जनरल फॉर्मूला पुट करें, जो कि हो गया √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और Imin का जनरल फॉर्मूला हम पुट करें, जो कि हो गया हमारा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो जो हमारे सामने पुट करने पर फॉर्मूला आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ट्वाइस √I1I2 डिवाइडेड बाय I1 + I2। तो ये हमारा फ्रिंज विजिबिलिटी का तब का फॉर्मूला है जब दोनों इंटेंसिटी अलग अलग होगा। अगर दोनों इंटेंसिटी सेम, अब पॉइंट बाय पॉइंट हम चलते हैं, तो अगर I1 I2 दोनों बराबर है और I0 के बराबर है, तो ऐसे में फ्रिंज विजिबिलिटी जो होगी, आप जैसे ही यहां पर पुट करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 4I0, मिनिमम बन जाएगा हमारा 0, नीचे भी आ जाएगा 4I0, तो फ्रिंज विजिबिलिटी हमारी मैक्सिमम आ जाएगी 1 के बराबर। तो फ्रिंज विजिबिलिटी तब मैक्सिमम होती है जब दोनों स्लिट की इंटेंसिटी बराबर होती है। तो कॉन्ट्रास्ट आपको मैक्सिमम दिखाई देता है। अगर दोनों स्लिट की इंटेंसिटी बराबर ना हो, या IIT का कंसेप्चुअल है, तो ऐसे में ब्राइट लेस ब्राइट होगा और डार्क लेस डार्क होगा, क्योंकि डार्क पर भी 100% डार्क नहीं देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी वहां लाइट की जरूर रहेगी, और जो ब्राइटनेस रहेगी वो भी पूरी ब्राइटनेस नहीं देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ उधर डार्कनेस होगी। अब इसको प्रैक्टिकल लाइफ से अगर इस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है ना, तो ब्राइटनेस में पूरी तरह नहीं चमक पाओगे, कुछ ना कुछ आपकी इंटेंसिटी वहां कम देखने को मिलेगी। इसलिए बिना डिस्ट्रैक्शन के तैयारी करना लास्ट के 1.5 महीने में जरूरी है। हर चीज प्रैक्टिकली रिलेटेड है, सारी ज्ञान की बात है। तो फ्रिंज विजिबिलिटी तब मैक्सिमम होती है जब दोनों स्लिट की इंटेंसिटी बराबर हो। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, अगर दोनों स्लिट से आने वाली लाइट इनकोहेरेंट सोर्सेस से आ रही है, या ऐसे बोला जाए इनकोहेरेंट सोर्सेस, यानी अलग अलग फेज डिफरेंस वाले सोर्सेस लिए, फेज डिफरेंस जिनके बीच का कांस्टेंट नहीं है, ऐसे सोर्सेस लिए हुए हैं, तो उस सिचुएशन में, तो इफ टू सोर्सेस आर इनकोहेरेंट, कोहेरेंट नहीं इनकोहेरेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सीधे सीधे इनकोहेरेंट सोर्सेस के बारे में एग्जामिनर पूछ लेता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी, ध्यान देना, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी भी बस दोनों का सम होगी, और मिनिमम इंटेंसिटी भी दोनों का सम होगी, यानी कि ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। मतलब इंटेंसिटी फ्लैट दिखाई देगी, ऐसा लगा जैसे टॉर्च हमने सीधे दीवार पे मार दी। समझ गया मेरी बात?
अब अगर हम फ्रिंज विजिबिलिटी देखें तो जब ये दोनों ही बराबर है तो फ्रिंज विजिबिलिटी 0 हो गई, ठीक है ना, यानी हमें फ्रिंजेस दिखाई नहीं देंगी, इस बात का मतलब ये निकला। तो इनकोहेरेंट सोर्सेस होने पर फ्रिंजेस नहीं दिखाई देती, इंटेंसिटी फ्लैट रहती है, और अगर एग्जामिनर पूछ ले तो आंसर I1 प्लस I2। मैक्सिमा व मिनिमा का रेशियो पूछ ले तो कोई ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, दोनों का रेशियो 1 के बराबर ही मिलेगा, मतलब दोनों सेम मिलेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट से एग्जाम में छूटते हैं। अब हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। फ्रिंज विजिबिलिटी हमने देख ली, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया, उसके बेसिक कंसेप्ट हमने देख लिए। अब तीसरी चीज है रिलेशन बिटवीन, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोजीशन। तो इंटेंसिटी और पोजीशन का क्या रिलेशन है? तो पहले इंटेंसिटी के तीनों रिलेशन मैंने वापस से लिखे, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, ये हो गया इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच का रिलेशन। दूसरा रिलेशन लिखा मैंने इंटेंसिटी और पोजीशन के बीच का, 4I0 cos स्क्वायर पाई डेल्टा x बाय लैम्डा, ये हो गया इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन। अब पोजीशन चाहिए तो हम पाथ डिफरेंस को, जो अभी मैंने निकाला था dy/d, ये यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो इंटेंसिटी और पोजीशन के बीच का रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 4I0 cos स्क्वायर पाई डी वाई बाय लैम्डा कैपिटल डी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड पोजीशन। अब जब भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम देख करके यूज करेंगे, पाथ डिफरेंस दे रखा, फेज डिफरेंस दे रखा है, पाथ डिफरेंस दे रखा है या पोजीशन दे रखा है, तीनों पे सवाल है। इसका तो मैं करा चुका आपको, इसका और इसका मैं अभी जस्ट कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो बहुत देख करके आपको यूज करना, और बहुत ज्यादा आपके में आता है, इसलिए तीनों रिलेशन मैंने आपको दे दिया। अब आप देख रहे हो ये पहला प्रॉब्लम पढ़ो। इसमें ये जो पहला प्रॉब्लम मैंने रखा है, ये कह रहे इन वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट, ये पोजीशन का जनरली प्रॉब्लम है, इंटेंसिटी वाला नहीं है, इसके जस्ट बाद मिलेगा। ये कह रहे हैं इन वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट द 10th मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ λ1 इज एट डिस्टेंस y1। तो 10th मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की इक्वेशन n लैम्डा डी बाई डी होगी। तो 10th मैक्सिमम के लिए हमारा हो गया 10 λ1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, सेंट्रल मैक्सिमम से इसकी दूरी होगी, ये हमें y1 दे रखी है। When the wavelength of source changes to λ2, फिफ्थ मैक्सिमम y2 पर मिल रहा है। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो y2 की वैल्यू हो जाएगी 5 λ2 डी बाई डी। अब क्या जानना चाहता है? y1 बाय y2 का रेशियो। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट किया, किसी को दिक्कत नहीं आएगी समझने में। डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा ट्वाइस ऑफ λ1 बाय λ2। तो दिस इज द रेशियो, और मेरे ख्याल से आंसर भी हमारे सामने ही है, ट्वाइस ऑफ λ1 बाय λ2 के हिसाब से फर्स्ट आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आगे देखो काम का प्रॉब्लम, ये आपके में आया हुआ प्रॉब्लम है, पहले भी मैंने कराया है, बट इस टाइम रिवीजन चल रहा है तो वापस से करा रहा हूं, पढ़ो। कह रहे इन वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। अब आप अपने आप समझ गए कि जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां इंटेंसिटी के दे रखी है, तो इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस वाला रिलेशन हम यूज करेंगे। क्या रिलेशन है? आई आर बराबर 4I0 cos स्क्वायर पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। मेरे ख्याल से अब आपके हाथ नहीं अटकेंगे इंटेंसिटी पाथ डिफरेंस में और इंटेंसिटी पोजीशन में। फॉर्मूला याद है, उड़ा के रख दो सवाल को। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी की वैल्यू में के दे रखी है, तो के दे पुट करा 4I0 cos स्क्वायर, कहां दे रखी है? जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो पाई, लैम्डा लैम्डा कट जाएगा तो cos स्क्वायर पाई बचा। अब cos पाई की वैल्यू -1 होती है, स्क्वायर होकर के +1 हो गई, तो यहां से k इक्वल्स टू 4I0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3 कितना होगा? तो λ/3 पाथ डिफरेंस होने पर इंटेंसिटी बतानी है। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी की वैल्यू हो गई 4I0 cos स्क्वायर। अब हम पाथ डिफरेंस की जगह λ/3 डाल देते हैं, लैम्डा लैम्डा कटेगा, पाई/3 बचेगा। तो cos पाई/3 हो गया cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, स्क्वायर हो गया 1/4 हो गया, 4 कट गया, तो आई आर की वैल्यू हमारे पास बची I0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। बट जो इंटेंसिटी देनी है हमें वो के टर्म में देनी है, तो हम I0 की वैल्यू यहां से उठा करके इधर डाल देते हैं, तो आई आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी k/4। तो आपने देखा कितना आसान है, जब हमें रिलेशंस पता है, जब हमें उसका एप्लीकेशन पता है, तो एग्जाम में आने वाला प्रॉब्लम हम फटाफट से कर सकते हैं। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगी k/4, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। तो ये था आपका कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिजल्टिंग इंटेंसिटी एंड पाथ डिफरेंस। नेक्स्ट में आपको दिखा रहा हूं रिजल्टिंग इंटेंसिटी और पोजीशन, ये एससीवी का प्रॉब्लम है, आया हुआ प्रॉब्लम है, आईआईटी जेईई के अंदर आया हुआ था। आप देख लेना, कोई इसकी मतलब कोई हैसियत ही नहीं है बेचारे प्रॉब्लम की, आप फूक के रख सकते हो इस प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम ये कह रहा है इन वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट fringe pattern is observed on a screen placed at distance t, ठीक है ना, slits are illuminated by light of wavelength lambda, यहां तक तो कहानी चल रही है पूरी। distance from the central point where intensity falls to half of the maximum, तो हमें वो डिस्टेंस बताना है, यानी पोजीशन बतानी है जहां रिजल्टिंग इंटेंसिटी हाफ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम हो। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी
इज हाफ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम इज 4I0। तो ऐसा हो तो पोजीशन बताओ, यानी y की वैल्यू बताओ। तो इंटेंसिटी पोजीशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ पोजीशन 4I0 cos स्क्वायर पाई डी वाई बाय लैम्डा डी। ठीक है ना। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया इंटेंसिटी और पोजीशन का। आप जो कह रहे हैं वो उठा के पुट कर देते हैं। तो कहता है रिजल्टिंग इंटेंसिटी इज हाफ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये यहां पुट करते ही 4I0 कटेगा, हाफ बचेगा। ठीक है ना। चलते जाते आगे। तो हाफ की वैल्यू होगी cos स्क्वायर पाई डी वाई बाय लैम्डा डी। सही है। अब ये ऑब्वियसली हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। रूट ले लेते हैं, 1/√2 45 डिग्री हो गया। तो π/4 डिग्री नहीं रेडियन में, π/4 इक्वल्स टू पाई डी वाई बाय लैम्डा डी। ठीक है ना। पाई पाई कटा और पोजीशन की वैल्यू हमारे पास आ गई लैम्डा कैपिटल डी बाय 4D। तो ये वो पोजीशन है जहां पर जाकर के जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होगी सेंट्रल मैक्सिमा की हाफ हो जाएगी। मजेदार था, आराम से आ गया, बिना किसी लोड के आ गया। तो सवाल का इसका आंसर हो गया लैम्डा कैपिटल डी बाय 4D के हिसाब से फोर्थ वाला। तो अब आप क्या क्या सीख गए? इंटेंसिटी के सारे रिलेशन सीख गए, फेज डिफरेंस के टर्म में, पाथ डिफरेंस के टर्म में, पोजीशन के टर्म में। अब एग्जाम में आएगा तो उड़ा के रख देना। ठीक है ना, उड़ के मत चले आना। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मिसिंग वेवलेंथ। इसको भी स्टूडेंट बड़ा मिस करते हैं। ठीक है ना। तो मिसिंग वेवलेंथ का कंसेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है कंसेप्ट। अगर आपको आ गया फूक के रख देना। ठीक है ना। तो एक बार इसका रिवीजन करते हैं। तो कहानी ऐसी चल रही है, ये हमें एक YDAC एक्सपेरिमेंट दे रखा है। स्लिट का सेपरेशन स्मॉल डी है, कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है। यहां से लाइट फॉल कर रही है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। अब किसी एक स्लिट के सामने, ये S1 S2 दो स्लिट्स हो गई, तो किसी एक स्लिट के सामने इस जगह पर हमें बताना है कौन कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है। ठीक है ना। मिसिंग मतलब जो मिनिमा फॉर्म कर रही है, और अगर प्रेजेंट बोलता तो जो मैक्सिमा फॉर्म कर रही है। तो फिलहाल एक बार सवाल के कंसेप्ट को समझते हैं कि हमें स्लिट के सामने मिसिंग वेवलेंथ बतानी है। ठीक है ना। ये ज्यादातर पूछा जाने वाला सवाल होता है, बट मैं प्रेजेंट वाली भी बता दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब पहले कहानी, इसने स्लिट के सामने ही क्यों बोला। ठीक है ना। थोड़े दया बन जाओ यहां पे, क्यों बोला। ठीक है ना। वो इसलिए बोला ताकि ये पोजीशन आप खुद से लिख सको कि ये पोजीशन है d/2। तो एट दिस पोजीशन हमें पता करना है कौन कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है या कौन कौन सी वेवलेंथ मिनिमा बना रही है। तो कंडीशन फॉर मिनिमा, तो जो भी वेवलेंथ मिनिमा बनाती हैं उनका पाथ डिफरेंस जो होता है 2n-1 λ/2 होता है। पाथ डिफरेंस और पोजीशन का रिलेशन होता है dy बाय कैपिटल डी। 2n-1 को आप जानते हो m यानी ऑड नंबर से हम रिप्लेस करते हैं। तो हमने अपनी कंसेप्ट लगाने शुरू करे। तो मिसिंग वेवलेंथ के लिए हमने पार्ट डिफरेंस को ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 डाला और पार्ट डिफरेंस की पोजीशन के टर्म में वैल्यू पुट कर दी। पोजीशन जो उसने दे रखी है वो पुट करी। तो d² बाय 2d इक्वल्स टू m λ/2। यहां से 2 से 2 कटा और मेरे पास लैम्डा का वैल्यू आ गया, या लैम्डा मिसिंग का वैल्यू आ गया, और ये वैल्यू आ रहा है d² बाय md। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो यहां पर कोई एक वेवलेंथ नहीं आ रही है, यहां अनेक वेवलेंथ आ रही है, क्योंकि m यानी ऑड नंबर की हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब आप ऑड नंबर पुट करते जाओ, जो जो वेवलेंथ मिलती जाएंगी वो वहां पर मिनिमम बनाएंगी। तो मिसिंग वेवलेंथ मिलेंगी d² बाय d, ऑड नंबर की वैल्यू 1 डाली, d² बाय 3d। ठीक है ना, 3 डाली, ऑड नंबर पता है ना। ठीक है ना, 1 3 5 7 9, बस वही तो पुट करने हैं। तो d² बाय 5d, इसी तरीके से आगे चले d² बाय 7d एंड अप टू सो ऑन। तो ये वो वेवलेंथ्स होंगी जो यहां पर मिनिमा बनाएंगी या मिसिंग होगी। आ गया कंसेप्ट अच्छे से। अब इसी तरीके से जो प्रेजेंट होंगी उसके बारे में बता देता हूं। अब प्रेजेंट में तो कोई सस्पेंस ही नहीं है। पाथ डिफरेंस को हमने मैक्सिमा के बराबर डाला, तो d² बाय 2d डायरेक्ट लिख दिया, थोड़ा सा मैंने n लैम्डा डाला। तो लैम्डा प्रेजेंट जो मेरे पास आगे वो आगे d² बाय 2nd। अब n एक नेचुरल नंबर है जिसकी वैल्यू हमारी कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है ना। तो लैम्डा प्रेजेंट अगर हम देखें तो लैम्डा प्रेजेंट की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी d² बाय 2d। अब 2 डालोगे तो d² बाय 4d, और इसी तरह 3 डालोगे तो d² बाय 6d एंड अप टू सो ऑन। तो देख रहे हो प्रेजेंट में चल रहे हैं नीचे इवन नंबर और यहां चल रहे हैं नीचे ऑड नंबर। तो बस इस तरीके से करके भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है ना। तो ये हो गया स्लिट के सामने प्रेजेंट और एब्सेंट वेवलेंथ का खेल, जो कि डायरेक्ट सवाल बन के आपके एग्जाम में आ सकता है। तो देखते हैं इसके अंदर, ये मैंने ऐसे मास्टर शीट के अंदर सब रख दिया ताकि आप फट से रिवाइज कर लो। तो पढ़ो, कह रहा है व्हेन लाइट इज यूज्ड। अब ये सवाल ऐसा बच्चों वाला है कि आपको सर क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल निकल गया, और अगर नहीं पढ़ा होता तो रो देते आप इसके अंदर। कह रहा व्हाइट लाइट इज यूज्ड टू एलिमिनेट टू स्लिट इन YDAC एक्सपेरिमेंट, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज b। अब वो जो स्मॉल d उसकी जगह उसने b बोल दिया, क्या जा रहा है, एंड द स्क्रीन इज एट डिस्टेंस d।
तो स्क्रीन इज एट डिस्टेंस कैपिटल डी की जगह स्मॉल डी बोल दिया, उसने नाम बदल दिए। फ्रॉम द स्लिट्स देन वेवलेंथ मिसिंग एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ स्लिट, तो इन फ्रंट ऑफ स्लिट उड़ा के रख दो, तो डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई 3d और नंबर चलेंगे उसके अंदर। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मिसिंग वेवलेंथ, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, दोबारा से डेराइव नहीं कर रहा। तो मिसिंग वेवलेंथ हमारे पास आ गई बी स्क्वायर बाय डी, बी स्क्वायर बाय 3d, बी स्क्वायर बाय 5d एंड अप टू सो ऑन। अब देख लो इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो मिसिंग के लिए अगर आप चेक करोगे तो 20 ऑड नंबर वाला कौन सा है, यही है, सामने पकड़ के टिक मार लो, तो ये मिसिंग का हो गया। प्रेजेंट का देख लेते हैं, प्रेजेंट वाले में आपको देखने को मिलेंगे इवन नंबर, तो कौन कौन से प्रेजेंट होंगी वो भी लिख लेते हैं। तो प्रेजेंट होगी बी स्क्वायर बाय 2d, बी स्क्वायर बाय 4d, बी स्क्वायर बाय 6d एंड अप टू सो ऑन। तो अब इसमें देख लो इवन नंबर वाला ये ऑप्शन मिल रहा है। खैर पूछा नहीं गया, पूछा गया होता तो जरूर टिक मार देते हैं। तो मेरे ख्याल से अब तो ये बच्चों का खेल हो गया। तो इस तरीके के प्रॉब्लम भैया कृपया करके पूछ के चले आना, ठीक है ना, छोड़ के मत आना। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है वाईडीएसी इन लिक्विड, ये भी बेहद आसान कंसेप्ट होता है। तो हम पूरे वाईडीएसी एपरेटस को लेकर के पानी के अंदर घुस जाते हैं। तो जब हम वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट को पानी के अंदर लेकर के चले जाते हैं तो क्या होता है, तो यहां से जो लैम्डा आ रहा होता है, ठीक है ना, उस लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाती है, लैम्डा मीडियम यूज करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ लैम्डा हम लैम्डा मीडियम से इसको रिप्लेस कर देते हैं, और वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू, यानी उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एयर वाले वेवलेंथ को डिवाइड कर दो, बस इतना सा काम करना है। तो पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा हमारे पास आ जाएगी n, जहां जहां लैम्डा वहां लैम्डा बाय म्यू से रिप्लेस कर दो, n लैम्डा कैपिटल डी बाय म्यू डी। पोजीशन ऑफ nth मिनिमा हमारे पास आ जाएगी 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाय 2 म्यू डी। फ्रिंज विड्थ आप देख सकते हो हमारे पास आ जाएगी लैम्डा कैपिटल डी बाय म्यू डी, ठीक है ना, म्यू डी। अब इसी तरीके से बीटा अगर आप देखोगे तो वो बन जाएगा लैम्डा बाय म्यू डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो सारे रिजल्ट्स मैंने आपके सामने लिख दिए। सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन अगर आप चेक करोगे तो n इक्वल्स टू 0 पुट करने पर सेंट्रल मैक्सिमा 0 पर मिलेगा। तो सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पर ही मिल रहा है, उसकी कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही। बट आप देख रहे हो फ्रिंज विड्थ म्यू से रिड्यूस हो गई, यानी फ्रिंजेस श्रिंक कर जाती है। तो समरी ये रही, सेंट्रल मैक्सिमा सेंटर पर ही रहता है, बस सारी फ्रिंजेस सेंट्रल मैक्सिमा के अबाउट श्रिंक कर जाती है। ये कंसेप्ट चलो हम पूछ लेते हैं। तो सीएम रिमेन्स एट सेंटर, remains at center and fringes shrink about CM। तो फ्रिंजेस सेंट्रल मैक्सिमा के अबाउट क्या कर जाती है, श्रिंक कर जाती है। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट रहा वाईडीएसी इन लिक्विड का। चलते हैं आगे। अब इसी तरीके से आप देख रहे हो व्हाइट लाइट इज यूज्ड, व्हाइट लाइट या पॉलीक्रोमेटिक लाइट। इसके अंदर क्या होते हैं, फ्रिंज ओवरलैपिंग के सवाल रहते हैं, ठीक है ना, मैंने रखा है आपको दिखाऊंगा। तो अगर हम व्हाइट लाइट यूज करें तो पहले तो बेसिक थ्योरी एनसीईआरटी के अंदर भी है, सेंटर पर और मैंने लेक्चर्स में भी आपको कराई हुई है, सेंटर पर व्हाइट लाइट मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, कुछ फ्रिंजेस आपस में ओवरलैप करेंगी, फिर ओवरलैपिंग बढ़ती चली जाएगी, लार्ज डिस्टेंस पर फिर व्हाइट लाइट आ जाएगी। तो फ्रिंजेस कहां पर ओवरलैप करती है, तो अगर हमें ओवरलैपिंग करानी है तो जैसे आप देख रहे हो रेड और वायलेट की ओवरलैपिंग यहां कर रखी है। तो रेड का हमें नहीं पता कौन सा मैक्सिमा वायलेट के कौन से मैक्सिमा पर ओवरलैप कर रहा है। तो एक का n1 मैक्सिमा ले लिया, दूसरे का n2 मैक्सिमा ले लिया, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। पोजीशन दोनों की सेम है तो उठा करके पुट कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो n1 लैम्डा 1 d बाई डी बराबर n2 लैम्डा 2 d बाई डी, वहां से रिजल्ट आ गया n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, उड़ा के रख सकते हो आप इसको। तो क्या होगा, फ्रिंजेस जहां ओवरलैप करेंगी वहां पर n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2 के बराबर होगा, यानी पाथ डिफरेंस बराबर होगा मैक्सिमा वाला। सिंपल सा रिजल्ट है, ठीक है ना। तो अब ये भी हम आराम से व्हाइट लाइट वाला कर लेंगे। प्रॉब्लम देख लेते हैं, पढ़ो। Current YDAC experiment we got 60 fringes in the field of view when monochromatic light is used। डबल नहीं यूज कर रहा, एक ही लाइट। तो ये कह रहा है कि YDAC में जब हम मोनोक्रोमेटिक लैम्डा 1 ले लेते हैं, ये यूज करते हैं, तो हमें 60 फ्रिंजेस मिलती हैं इन फील्ड ऑफ व्यू। मतलब मान लेते हैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस में 60 फ्रिंजेस यानी 60 मैक्सिमम मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो 60 फ्रिंजेस इतने डिस्टेंस में मिल रही हैं, तो इधर जो बन रहा होगा 60th मैक्सिमम बन रहा होगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आगे बोल रहा है अगर हम लैम्डा 2 यूज करें तो बताओ उतने ही डिस्टेंस में कितनी फ्रिंजेस मिलेंगी। तो अब हम करेंगे क्या, डिस्टेंस तो सेम है, उठा के दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 60 लैम्डा 1 डी बाई डी बराबर, हमें नहीं पता दूसरे में कितने मिल रहे हैं, n2 लैम्डा 2 डी बाई डी। तो एक जनरल इक्वेशन मैंने बिल्डअप कर ली और n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 कर लिया, ठीक है ना। तो 60 और लैम्डा 1 की वैल्यू है 4000 एज इट इज पुट करी बिना कन्वर्जन के। n2 हमें निकालना है
लैम्डा 2 की वैल्यू हमने 6000 पुट कर दी, तो यहां से आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 6 कट जाएगा, n2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। तो इसका मतलब इतने रीजन में हमें 40 फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी अगर हम वहां पर वेवलेंथ 4000 से चेंज करके 6000 कर ले। ये हो गया फ्रिंजेस का सवाल। ये भी स्टूडेंट छोड़ देते कि तो भाई बहुत हार्ड है, कहां से यार हार्ड है, कंसेप्ट इतना और कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम उतना आसान है हमारा, ठीक है ना। तो आप आराम से अब आप इसको कर सकते हो बिना छोड़े। तो 40 के हिसाब से हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है शिफ्टिंग ऑफ रेंजेस। शिफ्टिंग ऑफ रेंजेस भी एक फॉर्मूला बेस्ड और बेसिक कंसेप्ट है। अब इसको मैं सिखा देता हूं, बहुत इजीली आप इसको उड़ा दोगे। देखो ये कह रहा है हम किसी भी एक स्लिट के सामने एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट लगा देते हैं। तो थिन ट्रांसपेरेंट शीट लगाने से, अगर हम शीट लगाएं तो शीट लगाने से पाथ लेंथ बढ़ जाती है, यानी इसके मुकाबले इसकी पाथ लेंथ और एडिशनली बढ़ जाएगी, और वो इंक्रीमेंट इन पाथ लेंथ होता है टी म्यू माइनस वन, वही ग्लास स्लैब वाला। तो टी म्यू माइनस वन से पाथ लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, यहां पाथ लेंथ बढ़ने से क्या होता है, जो सेंट्रल मैक्सिमा पहले सेंटर पर बना कर रहा था अब वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये कहलाता है शिफ्टिंग। तो जिस तरफ शीट लगाओगे उस तरफ सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्टिंग का फॉर्मूला फिक्स्ड है आप देख सकते हो, टी म्यू माइनस वन डी बाई डी। तो कभी भी पूछे शीट लगाने से क्या हुआ, तो शीट लगाने से सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्टिंग हुई उस तरफ जहां हमने शीट लगाई। दूसरी चीज, क्यों शिफ्टिंग हुई, क्योंकि पाथ लेंथ उधर की टी म्यू माइनस वन से बढ़ गई, इसलिए इसकी पाथ लेंथ को हमें बढ़ाना पड़ा ताकि दोनों पाथ लेंथ सेम हो सके और कैंसिल आउट होकर के हमें सेंट्रल मैक्सिमा दे सके। पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसी एक्सपेरिमेंट पर बेस ये देखो, तो देखो देखने में लग रहा है दोनों की पाथ लेंथ बराबर है, पर है नहीं, क्योंकि ये शीट से पास होकर के आ रहा है, इसकी पाथ लेंथ बढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकालें तो इसकी पाथ लेंथ, लेट्स से दैट ये x, इसको हम ले लेते हैं अपना x ले लेते हैं, ये x ले लेते हैं, ये x ले लेते हैं, तो जब आप इसकी पाथ लेंथ लिखोगे ना तो ये हो जाएगी x प्लस टी म्यू माइनस वन, ठीक है ना। और इसकी पाथ लेंथ देखोगे तो ये हो जाएगी x, तो डिफरेंस निकालोगे तो जीरो नहीं आएगा, वो आएगा टी म्यू माइनस वन। समझ गए। तो इसी पे सवाल कहता है यहां पर इंटेंसिटी बता दो, तो बिल्कुल बताएंगे। करेंगे क्या, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, इंटेंसिटी और पाथ डिफरेंस का रिजल्ट यूज करेंगे। तो अगर हमें शीट लगा के किसी जगह की इंटेंसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला हो गया 4I0 cos स्क्वायर पाई डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो आप वहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करोगे। अब जैसे सेंटर पर निकालना है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी म्यू माइनस वन। तो हमें सेंटर पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो एट द सेंटर, तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी एट द सेंटर हमारे पास आ गया 4I0, और अगर ये शीट नहीं लगी होती तो डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देते हम वहां पर। तो 4I0 cos स्क्वायर पाई टी म्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब आपको इनमें से जो भी डाटा दे रखा है आप सेंटर की इंटेंसिटी उड़ा के रख दो, ठीक है ना। तो क्या होता है, शीट लगने से सेंट्रल मैक्सिमा की शिफ्टिंग, क्यों, क्योंकि शीट लगने से पाथ लेंथ बढ़ जाती है टी म्यू माइनस वन से। अब देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रिंज विड्थ जैसी पहले होती है वैसी बाद में रहती है। एक दो चीजें और बताऊं, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, तो अगर हम nth मैक्सिमा की पोजीशन लिखें तो पहले वाली पोजीशन तो एज इट इज लिखो n लैम्डा डी बाई डी प्लस ये शिफ्टिंग। पोजीशन ऑफ nth मिनिमा लिखना है तो पुरानी वाली पोजीशन लिखी 2n माइनस वन लैम्डा डी बाई टू डी प्लस ये शिफ्टिंग। तो कुल मिलाकर के क्या करना है, अगर ऊपर की तरफ गया है तो प्लस एस, नीचे की तरफ गया है तो माइनस एस कर दो, इससे आप पोजीशन भी निकाल सकते हो। अब अगर आप दो मैक्सिमा के बीच की दूरी कैलकुलेट करोगे तो ये एस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी फ्रिंज विड्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कंसेप्चुअल में पूछ लेते हैं आगे। पाथ लेंथ इंक्रीजेस बाय टी म्यू माइनस वन, मैंने आपको बता ही दिया, और उस बेसिस पर सेंटर पर इंटेंसिटी पूछना इनका पेटेंटेड सवाल माना जाता है। मतलब इसमें आता है तो यही आता है, मेरा फेवरेट डायलॉग है, नहीं तो नहीं आता, ठीक है ना। तो अगर इंटेंसिटी पूछेगा तो सेंटर पे ही पूछेगा, ये लिखा के रख लो आप, ठीक है ना, वरना नहीं पूछेगा वो। तो सेंटर पर इंटेंसिटी पूछे आपके सामने, आप उठा के पुट कर दो और सवाल को रख कर दो, ठीक है ना। तो आई थिंक आराम से आपको शीट वाला सवाल भी आ गया होगा। अब इस पे बेस्ड हम ये प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये कह रहे हैं वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस आर डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस x, तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, शिफ्टिंग दे रखी है। When a glass plate of refractive index is introduced in the path of one of the two beams, तो शिफ्टिंग का फॉर्मूला फटाफट से हमने लगाया, t म्यू माइनस वन कैपिटल D बाय स्मॉल d। और ये क्या कह रहा है, शिफ्टिंग की वैल्यू x है जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 की शीट यूज करते हैं। थिकनेस नहीं पता, थिकनेस t ले लेते हैं, तो 1.5 माइनस वन डी बाई डी। तो बेसिकली ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब आगे कह रहे देन दिस प्लेट इज रिप्लेस बाय अनदर प्लेट ऑफ सेम थिकनेस, तो अब हम दूसरी प्लेट है बट उसकी थिकनेस सेम है, उससे रिप्लेस कर देते हैं। शिफ्टिंग इज 3/2x, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड प्लेट, सिंपल है, आराम से कर लेंगे। तो शिफ्टिंग की वैल्यू 3/2x, थिकनेस सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता,
डी बाई डी। अब क्या करना चाहिए दोनों को डिवाइड मार लो, तो ये बाई ये करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 3/2, बाकी सब कट जाएगा। म्यू -1 1.5 -1 हो गया 0.5, तो इसको इधर रवाना करो। म्यू -1 की वैल्यू हो गई 3/4 और यहां से हमारे पास म्यू की वैल्यू आ गई, वो आ गई 7/4 चाहिए। अब 7/4 नहीं, फ्रैक्शन में दे रखा है तो ये आ जाएगा 1.75। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर शीट या फिल्म इज 1.75। राइट आंसर हो गया थर्ड वाला। बहुत सिंपल। तो मेरे ख्याल से अब आपको पढ़ करके लग रहा होगा हाँ यार सवाल तो कर सकते हैं, बेकारी हम पागल बन रहे थे, बेकारी हम टेंशन में थे, तो इसलिए बोल रहा हूं लास्ट मोमेंट पे प्रॉपर रिवीजन आपके सवाल करवा देगा, वही हमें चाहिए एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ऑयल फिल्म देखो, ऑयल फिल्म आया नहीं, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आ जाए, बट फिर भी मैंने थ्योरी रखी है ताकि आप आ जाए तो आप कर तो लो, और आएगा तो कर लोगे, ये भरोसा भी है मेरे को। देखो ऑयल फिल्म में क्या होता है, जब हम एयर या फिर ऐसे बोले व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं फिल्म के ऊपर, तो किसी जगह पर वो चमकती हुई दिखाई देती है, किसी जगह पर ब्राइट दिखाई देती है, किसी जगह पर वो डार्क दिखाई देती है। इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में हमें डील करना है। सबसे पहले जब व्हाइट लाइट यहां पर इंसिडेंट होती है तो दो पार्ट में जाती है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन इसको हम बोलते हैं हार्ड रिफ्लेक्शन। हार्ड रिफ्लेक्शन होने पर फेस पाई से चेंज कर जाता है। तो आप देख रहे हो इसका कलर मैंने बदल दिया क्योंकि इसका फेस से हुआ पाई से चेंज कर गया, फिर ये वेव अंदर गई, यहां पर हुआ सॉफ्ट रिफ्लेक्शन, कोई फेस चेंज नहीं आया, फिर वापस आ गई, यहां से वापस आ गई। तो ये वाली जो रे चल रही है ये सेम फेज वाली है, बट इसका फेज यहां पाई से पलट चुका है, तो इनमें एडिशनल फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का। इससे मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमा में चली जाती है, मिनिमा की मैक्सिमा में। अब हम इसका पाथ डिफरेंस निकालते हैं, तो इस पूरे का पाथ डिफरेंस यानी यहां से लेकर के यहां और ये डिफरेंस बस खाली हमारा जो आता है ये आपको कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि इसका सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस है यानी डायरेक्ट एनालिसिस है। तो डायरेक्ट ध्यान कर लो, ये जो पार्ट डिफरेंस आता है 2t म्यू के बराबर आता है, सिंपल है। जहां टी हो गई थिकनेस ऑफ दिस ऑयल फिल्म, म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल फिल्म। अब मान लो बाहर एयर की जगह कुछ और हवा बदल के पानी कर दे, तो म्यू की जगह म्यू रिलेटिव डाल देना गेम ओवर हो जाएगा बेचारे का, ठीक है ना। तो म्यू की जगह म्यू रिलेटिव डाल देना, काम खत्म हो जाएगा। तो 2t म्यू इक्वल्स टू, अब आप कंडीशन देख रहे हो, मैक्सिमा के लिए मिनिमा की कंडीशन आ गई m लैम्डा बाई 2 और मिनिमा के लिए मैक्सिमा की कंडीशन आ गई। सवाल क्या पूछता है, कहता है बता दो कौन कौन प्रेजेंट है कौन कौन एब्सेंट है। अब तो बड़ा सिंपल है सर, कुछ भी नहीं, प्रेजेंट और एब्सेंट के लिए हमें लैम्डा ही तो निकालना है। अगर हमें प्रेजेंट निकालना है तो मैक्सिमा ले लेंगे और एब्सेंट निकालना है तो मिनिमा ले लेंगे। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सिंपल है, आएगा तो आप कर लोगे, इसलिए भरोसा है, ठीक है ना। तो जैसे प्रेजेंट निकालना है तो इसको हमने फट से m लैम्डा बाई 2 डाला, लैम्डा की वैल्यू पकड़ ली, m की वैल्यू ऑड नंबर पुट करी, हमें पता चल गया कौन कौन प्रेजेंट है। एब्सेंट निकालना है तो n की वैल्यू डाली 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, लैम्डा एब्सेंट मिल गया। तो इस तरीके से करके आप प्रेजेंट एब्सेंट वाले ये मैंने किया भी हुआ। तो लैम्डा एब्सेंट देख रहे हो 2t म्यू बाय 1 2t म्यू बाय 2 2t म्यू बाय 3 एंड अप टू सो ऑन। प्रेजेंट देख लो m लैम्डा बाय 2 के बराबर हमने पुट किया, यहां से लैम्डा आ गया ये, और 4t म्यू बाय 1 ऑड नंबर में चल रही है, यहां सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हर जगह वो नहीं, इवन वाला नहीं चलता, वो स्लिट के सामने में चलता है। तो आई थिंक अब आप प्रेजेंट एब्सेंट वाले सवाल भी इजिली कर सकते हो बिना किसी खास दिक्कत के। चलते हैं हम लोग आगे। तो अब हम आ जाते हैं डिफ्रैक्शन के कंसेप्ट पर। अब देखो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की पहचान ये होती है कि इसके अंदर जब लाइट, इसके ऊपर जब हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो इस स्लिट से निकलने वाली लाइट ने इंटरफेयर नहीं करती। इस स्लिट से निकलने वाली लाइट सेंटर पर जो मैक्सिमा फॉर्म करती है सबसे ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है, फिर जैसे जैसे हम दूर बढ़ते चले जाते हैं इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। कारण सेंट्रल, हम यहां पर स्लिट को कई पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा में हम स्लिट को पूरा कंप्लीट लेते हैं और इससे आने वाली वेव को यहां पर चेक करते हैं। क्योंकि पाथ लेंथ सेम है, पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है, इसलिए बोलते हैं सेंटर पर मैक्सिमा बन रहा है। अब आता है मिनिमा। मिनिमा में हम स्लिट को इवन पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो फर्स्ट मिनिमा में 2 पार्ट में ब्रेक किया, हर पार्ट की वेव आउट ऑफ फेज है, ये शब्द ध्यान से सुनना, कंसेप्चुअल में आता है। आउट ऑफ फेज होने से फेज डिफरेंस पाई हो गया, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो गया। तो लैम्डा बाई 2 साइन लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस की वैल्यू हो गई। अब यहां से जाने वाली वेव का अगर हम ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस निकालें, तो क्योंकि हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया तो हर पार्ट की विड्थ होगी d बाई 2, तो d बाई 2 साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई 2। वहां से हमारे पास फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन आ जाती है साइन थीटा बराबर लैम्डा बाई डी। इसी तरीके से आगे बढ़े तो अगला मिलता है हमें फर्स्ट मैक्सिमा। मैक्सिमा में हम ऑड पार्ट यानी 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, हर पार्ट की वेव आउट ऑफ फेज होती है, तो यहां सेम फेज वाला नहीं होता, इसलिए इंटरफेरेंस से अलग होता है। तो हर पार्ट की वेव आउट ऑफ फेज होती है, 2 पार्ट एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। इंटेंसिटी तीसरे की वजह से मिलती है, क्योंकि साइज छोटा हो गया, d/3 हो गया, इसलिए इंटेंसिटी
कम हो जाती है। फिर आगे चलते हैं, सेकंड मिनिमा, 4 पार्ट, हर पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाता है, इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो इसलिए मिनिमा में इवन नंबर ऑफ पार्ट रहते हैं और मैक्सिमम में ऑड पार्ट रहते हैं, और जो एक पार्ट बचता है उसकी वजह से इंटेंसिटी लेते हैं फॉर्मूले। तो जनरल मिनिमा का फॉर्मूला हो गया डी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमा में आ गई, ऐसा है नहीं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, एक्चुअली में ये हुआ nth मिनिमा में स्लिट को 2n पार्ट में ब्रेक किया, हर पार्ट की विड्थ हो गई d/2n, तो d/2n साइन थीटा, और हर पार्ट आउट ऑफ फेज है बराबर λ/2। ठीक है ना, यहां से डिराइव करने पर रिजल्ट आता है डी साइन थीटा बराबर n लैम्डा या साइन थीटा बराबर n λ/d। दिस इज द जनरल पोजीशन फॉर nth मिनिमा। मैक्सिमा के लिए सिमिलरली 2n + 1 λ/2, यहां से साइन थीटा बराबर 2n + 1 λ/2d। दिस इज द पोजीशन ऑफ मिनिमा। बट ज्यादातर जो सवाल घूमता है वो सिर्फ इस सेंट्रल मैक्सिमा के आसपास ही घूमता है। तो कोई पूछे सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन बताओ कहां तक वो है, तो उसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा यहीं तक तो है, यानी वो आपसे फर्स्ट मिनिमा ही तो पूछना चाह रहा है। तो फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन का मतलब हो गया कितने एंगल तक, ठीक है ना, शब्द सुनना, कितने एंगल तक सेंट्रल मैक्सिमा जा रहा है। तो ये इनडायरेक्ट इसका मतलब हो गया। टोटल एंगल नापोगे तो वो हो जाएगा 2 थीटा, टोटल विड्थ नापोगे वो हो जाएगी 2y, यानी फर्स्ट मिनिमा की विड्थ का डबल करें तो हमें मिलती है टोटल सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, फर्स्ट मिनिमा के एंगल का डबल करें तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बस ये हिडन सी चीज है, इसी पे सवाल बार बार बनता है। तो यानी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मिनिमा। तो हमने फर्स्ट मिनिमा निकाला, साइन थीटा बराबर λ/d मिला। अगर थीटा छोटा है, ठीक है ना, तो हम साइन थीटा को थीटा डालेंगे। अब मान लो ये साइन थीटा आ रहा है हाफ, तो हम साइन ऑब्वियसली छोटा कैसे डाल सकते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, तो यानी थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री तक फर्स्ट मिनिमा है, या 30 डिग्री तक ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा गया हुआ है। शब्द ध्यान से सुनने हैं। तो टोटल कितने एंगल तक सेंट्रल मैक्सिमा फैला है, 30 ऊपर 30 नीचे, यानी 60 डिग्री तक सेंट्रल मैक्सिमा का फैला हुआ है। दिस इज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। समझ गए। अब अगर हमें लीनियर विड्थ और अगर छोटा है तो आप डायरेक्ट निकाल लो इसको। अब अगर हमें लीनियर विड्थ निकालनी है तो हमें y निकालना पड़ेगा। तो वही अपना सिंपल पोजीशन हमने पुट करी λ/d। तो ये y आ गई लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। अब टोटल लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है तो इसका डबल कर दिया हमने, ट्वाइस λ/d। दिस इज द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों इसी के पास सवाल घूमता है, अब देखो सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ब्राइट दिख रहा है, उसके बाद इंटेंसिटी कम होती जा रही है, ये इंटेंसिटी का ग्राफ है हमारा। तो क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा ही विजिबल हो पाता है तो सारे सवाल उसी के आसपास घूमते रहते हैं। अब प्रॉब्लम की बारी, तो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, आप उड़ा के रख सकते हो। थ्योरी में क्या पूछता है कि भाई हर पार्ट आउट ऑफ फेज होता है या सेम फेज होता है, वो फेज डिफरेंस पूछता है, वो मैंने आपको बता दिया। हर पार्ट आउट ऑफ फेज होता है, फेज डिफरेंस पाई, पार्ट डिफरेंस λ/2। तो सीधे रटा रटाया आंसर है, टिक करके चले आओ ना, 4 नंबर मिल जाएंगे। अब ये सवाल देखते हैं, ये कह रहा है लेंथ लाइट ऑफ वेव लेंथ इतना इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट, फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व टू लाई एट अ डिस्टेंस दिस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो हमें पता करना है विड्थ ऑफ द स्लिट बतानी है। बहुत सिंपल है, पहले एक बार डेटा ले लेते हैं। तो लाइट की वेवलेंथ लैम्डा दे रखी है 5 × 10⁻⁷। आगे बोल रहा है नॉर्मली ऑन अ स्लिट फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, यानी लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा दे रहा है। तो y1 min हमें दे रहा है और इसकी लीनियर पोजीशन है 5 × 10⁻³ मीटर, ठीक है ना, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये कह रहा है कैपिटल डी यानी स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है, तो स्मॉल डी की वैल्यू बता दो। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो लीनियर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा λ/d हमने पुट किया, डेटा पुट किया, 5 × 10⁻³ लैम्डा की वैल्यू 5 × 10⁻⁷, कैपिटल डी 3 और ये स्मॉल डी। तो स्मॉल डी की वैल्यू आ गई 3 × 10⁻⁴ मीटर। अब आंसर किसमें, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 0.03 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो टिक कर लो। तो राइट आंसर हो गया हमारा इस हिसाब से थर्ड वाला। तो सिंपल था, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। और देखते हैं प्रॉब्लम। तो ये हमारे सारे कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम है, ऐसे ही उठ के नीट में आ जाते हैं, आराम से कर लोगे आप। तो वेव ऑप्टिक्स बेहद आसान है, अगर आप सही तरीके से पढ़ते हो, सही फॉर्मूले आपके ग्रिप में, आप आराम से कर लोगे सवाल, और ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है बीम ऑफ लाइट ऑफ वेव लेंथ 600 नैनोमीटर from a distant source falls on a single slit 1 मिलीमीटर wide। तो width of slit दे रखी है, सिंगल स्लिट है तो डिफ्रैक्शन है। तो लैम्डा है 600 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹ मीटर, और हमें विड्थ दे रखी है, डी दे रखा है 10⁻³ मीटर। आगे एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे। कैपिटल डी दे रखा है हमें 2 मीटर।
क्या जानना चाह रहे हैं? देन द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड, तो ऊपर का फर्स्ट डार्क और नीचे का फर्स्ट डार्क के बीच की दूरी यानी सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ बताओ, इनडायरेक्ट सवाल। तो ट्वाइस ऑफ वाई हमें बताना है, तो बिल्कुल बता देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा डी बाई डी, बस डेटा पुट करो आंसर बार। तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा, लैम्डा हो गया 6 इंटू 10 की पावर -7, कैपिटल डी का वैल्यू हमारे पास हो गया 2, स्मॉल डी का वैल्यू मेरे पास हो गया 10 की पावर -3, तो ये आ गया 24 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। अब आंसर किस में देना, मिलीमीटर में भी या सेंटीमीटर? मिलीमीटर में देखें तो 2.4 मिलीमीटर हो गया, और सेंटीमीटर में देखोगे तो 0.24 सेंटीमीटर हो गया। आंसर 0.24 सेंटीमीटर तो नहीं है, 2.4 मिलीमीटर फिट बैठ गया, राइट आंसर हो गया हमारा सेकंड वाला। तो आई थिंक सिंपल था, समझ आ गया होगा, एक एक चीज क्लियर हो गई, क्योंकि थ्योरी वाला भी आ गया होगा। नेक्स्ट और मास्टर शीट करोगे सब रिवाइज हो जाएगा एक ही बार में। रेलाइट क्राइटेरिया, अब रेलाइट क्राइटेरिया किस बारे में बताता है? जब हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से दो ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हमें उनकी इमेजेस दिखाई देती हैं। अगर वो इमेजेस अलग अलग जगह दिखाई देंगी तो हम ये कहेंगे हाँ यार ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इनको अच्छे तरीके से रिजॉल्व करने में, अलग अलग करने में कैपेबल है। नहीं दिखाई देंगी तो हम बोलेंगे नहीं कैपेबल है। तो रेलाइट क्राइटेरिया बताता है कि कब हम ये कह सकते हैं कि दो चीजें वेल रिजॉल्व है, जस्ट रिजॉल्व है या नॉट रिजॉल्व है। तो प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, जब हम इमेजेस देखते हैं तो इमेजेस देखने पर हमें उनके सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई देते हैं डिफ्रैक्शन वाले। अब अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा दूर दूर दिखाई दे रहे हैं तो यार हम कहेंगे दो पीक दिखाई दे रही हैं, यानी ऑब्जेक्ट की दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं, वेल रिजॉल्व है। और जब इसका सेंट्रल मैक्सिमा इसके फर्स्ट मिनिमा पर लाई कर जाए, ठीक है ना, देखो आप डायग्राम में लाई कर जाए, तो ये पीक बिल्कुल ऐसा लगेगा हाँ यार अलग अलग तो है बट बिल्कुल ओवरलैप करती हुई सी दिखाई दे रही है, तो ये क्राइटेरिया होता है जस्ट रिजॉल्व का। और अगर इसके अंदर लाई कर जाए तो फिर ऐसे में दोनों इमेजेस जो होंगी एक दूसरे पर सुपरपोज कर जाएंगी, हमें दो ऑब्जेक्ट की सिंगल इमेज नजर आएगी, हम बोलेंगे नॉट रिजॉल्व है। तो आई थिंक क्राइटेरिया समझ गए होगे। अब वो मिनिमम डिस्टेंस जो इनके बीच का होना चाहिए सच दैट इनकी जो दो इमेजेस दिख रही हैं वो जस्ट रिजॉल्व है, जस्ट रिजॉल्व है, उस मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है ना। और इसके इनवर्स को बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये चीज यहां पर मैंने आपको बताई हुई है, पूरी थ्योरी रामायण लिखी हुई है आपके लिए। अब ये चीज जो है इनके बीच का गैप हम दो तरीके से देख सकते हैं, या तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस या इन टर्म्स ऑफ एंगल। अगर डिस्टेंस के टर्म में बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे लीनियर वैल्यू देख रहे हैं, एंगल के टर्म में बोलेंगे तो हम बोलेंगे एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो शब्द इस तरीके से चलता है, लीनियर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी रिजॉल्विंग पावर इस लीनियर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। तो अगर हम माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर निकालें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है 1/d के, और अगर हम टेलीस्कोप की निकालें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है एंगल के। तो टेलीस्कोप में हम एंगल के टर्म में बात करते हैं और माइक्रोस्कोप के सिग्निफिकेंस में हम डिस्टेंस के टर्म में बात करते हैं। तो ये दोनों का सिग्निफिकेंस हो गया। अब ये चीज कैलकुलेट करने पर आती है 2 म्यू साइन थीटा बाय 1.22 लैम्डा। तो अगर आप माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना चाहते हो तो म्यू को बढ़ा दो। थीटा क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द कॉर्नर, ठीक है ना। तो मैं डायग्राम में दिखाऊं तो जैसे मान लो माइक्रोस्कोप के लिए मैं बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव पर सबटेंड करेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा, ठीक है ना। तो 2 म्यू साइन थीटा को हम न्यूमेरिकल अपर्चर भी बोलते हैं, यानी यहां से यहां तक की अपर्चर की न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोलते हैं। तो 2 म्यू साइन थीटा बाय 1.22 लैम्डा, दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। सिमिलरली टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर हो जाती है d अपॉन 1.22 लैम्डा, जहां d हो जाता है ऑब्जेक्टिव डायमीटर, तो यहाँ 2 म्यू साइन थीटा की जगह सीधे d आ जाता है और नीचे 1.22 लैम्डा रहता है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड चीज है, इस पे जनरली न्यूमेरिकल तो बहुत कम देखा गया, थ्योरी बेस्ड ही सवाल है कि कैसे रिजॉल्विंग पावर बढ़ा सकते हो, कैसे उसको कम कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब आप इन फॉर्मूलों के बेसिस पर इस थ्योरी बेस्ड सवाल का आंसर कर सकते हो, रेलाइट क्राइटेरिया आराम से आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में हमारे पास दो चीजें आती हैं, लॉ ऑफ मैलस जिसका मैंने मॉडिफिकेशन भी रखा हुआ है, और दूसरी चीज हमारे पास आती है ब्रूस्टर लॉ, उस पर भी जबरदस्त सवाल है। तो देखो लॉ, पहले हम आ जाते हैं लॉ ऑफ मैलस पर। ये क्या कहता है कि पोलराइजर है, अब शब्द ध्यान से सुनना, थ्योरी बेस बता रहा हूं। तो एक पोलराइजर क्या करता है, सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन करता है। सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मतलब वो उन वाइब्रेशंस को अब्जॉर्ब करता है जो इसकी ट्रांसमिटिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं।
इसलिए जब ये अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें परपेंडिकुलर वाले भी हैं और प्लेन वाले भी हैं, जब इससे पास करती है तो परपेंडिकुलर वाले अब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना, और सिर्फ प्लेनर वाले बचते हैं जो इसके प्लेन के पैरेलल होते हैं। तो इसलिए अगर यहां इंटेंसिटी आई आ रही है तो परपेंडिकुलर वाले अब्सॉर्ब होने से इंटेंसिटी आई पाई 2 रह जाती है। ये इंटेंसिटी कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी। तो शब्दों का हेरफेर है, ध्यान से सुनना। अनपोलराइज की इंटेंसिटी अगर आई है तो पोलराइजर से पास करने के बाद आधी इंटेंसिटी दिखाई देगी, जिसको हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आई थिंक ये बात मेरी समझ गए होगे। अब इसके बाद क्या चीज है, अगर हम ये एम्पलीट्यूड देखें, नहीं ये हाफ नहीं होगा, एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका है इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो पुट करो। तो इंटेंसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ पीपीएल अगर हम देखेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट देखेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा रूट लेने पर a/√2, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट बाय √2। तो एम्पलीट्यूड 1/√2 हो जाएगा, इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। खेल समझ आ गया। अब हमने एक एनालाइजर लगाया। एनालाइजर ये डिटेक्ट करने के काम में आता है लाइट प्लेन पोलराइज हुई है या नहीं हुई है। तो जैसे हम इसकी ट्रांसमिटिंग एक्सिस को रोटेट कराते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, पोलराइजर के रिस्पेक्ट में, तो इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? अब मान लो हमने थीटा एंगल पर ले लिया, यहां से एम्पलीट्यूड आ रहा है E0, तो इधर जो एम्पलीट्यूड मिलेगा, एम्पलीट्यूड के कंपोनेंट करने इंटेंसिटी के नहीं, तो एम्पलीट्यूड का इधर कंपोनेंट मिलेगा E0 cos थीटा। अब ये एम्पलीट्यूड आ गया ट्रांसमिटेड लाइट का, स्क्वायर करेंगे तो इंटेंसिटी आ जाएगी, तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट आ जाएगी I0 cos स्क्वायर थीटा। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाओगे तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और एनालाइजर को परपेंडिकुलर कर दें तो ये इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो ये पहचान होती है कि लाइट पीपीएल है या यूपीएल है। तो पीपीएल होगी तो 90 डिग्री पर रोटेट करने पर इंटेंसिटी जीरो दिखने शुरू हो जाएगी। तो ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ मेलस। अब खेल आगे बढ़ता है ठीक है ना। इसमें I0 ध्यान रखना है, I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो सवाल जब भी करो दो चीजें सुनो, इंटेंसिटी किसकी दे रखी है। अब एग्जामिनर तो खिलाड़ी है, वो कहेगा जी मैं तो इंटेंसिटी दे रहा हूं अनपोलराइज की, मैं क्यों तुम्हें सीधे सीधे दूं। तो अगर उसमें इसकी इंटेंसिटी दे दी I, ठीक है ना, तो फट से आप फॉर्मूले में I0 को लिखोगे I/2। तो फॉर्मूला आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज दे रखा है तो हाफ करके वो इंटेंसिटी लिखो, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब खेल को और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन ऐसे चलेगा हमारे पास, चलो मैं इसको डिलीट करता हूं और मैं आपको पूरा समझा देता हूं कि किस हिसाब से मैंने क्या किया है। तो हमारे पास यहां पर, ठीक है, ये हमारे पास यहां पर एक एनालाइजर था और एक पोलराइजर था। मैंने क्या किया, इस एनालाइजर को थोड़ा सा मैं रिप्लेस कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा दूं। ये एनालाइजर हमने ले लिया, ठीक है ना। अब इस एनालाइजर को मैंने रोटेट करके ऐसा कर दिया कि ये एनालाइजर हमारे पोलराइजर की ट्रांसमिटिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये पोलराइजर था, बीच में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये एनालाइजर था और ये इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो इंटेंसिटी जीरो मिलेगी। हमने क्या किया, एक और एनालाइजर बीच में डाल दिया जो कि इस पोलराइजर की ट्रांसमिटिंग एक्सिस से थीटा एंगल पर है, ठीक है ना। अब अगर आप अगले का एंगल देखोगे, इस एनालाइजर का एंगल देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। इसके रिस्पेक्ट में ये जो एंगल बचेगा, ये बचेगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो कहता है अब बताओ इधर इंटेंसिटी कितनी होगी। तो कहानी ऐसी थी, पोलराइजर एनालाइजर आपस में परपेंडिकुलर थे, इंटेंसिटी जीरो मिला कर रही थी। हमने बीच में एक और एनालाइजर डाल दिया, तो ये पेन को आप मान लो एक और एनालाइजर, ठीक है ना, इस तरीके से डाल दिया। ये एंगल थीटा है, तो अब अगले का एंगल मजबूरी हमें इससे लेना पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वन लेना होता है। तो अब ये जो एंगल मिलेगा आपको वो 90 माइनस थीटा मिलेगा। कहेगा अब इंटेंसिटी बता दो। तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड का खेल देखो। तो यहां से जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो E0 आ रहा है, ठीक है ना। यहां से जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो E0 आ रहा है। फर्स्ट वाले से कंपोनेंट मिला E0 cos थीटा, सेकंड वाले से कंपोनेंट मिला 90 माइनस थीटा एंगल है, E0 cos थीटा cos 90 माइनस थीटा, वो चीज मैंने इधर लिखी हुई है। तो फाइनली ट्रांसमिटेड का जो एम्पलीट्यूड मिल रहा है E0 cos थीटा cos 90 माइनस थीटा विच विल बिकम sin थीटा, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी जो एम्पलीट्यूड का हमें कंपोनेंट मिल रहा है E0 cos थीटा, E0 cos थीटा cos 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बिकम E0 cos थीटा इनटू sin थीटा। अब अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी देखें तो चमत्कार हो गया, वो जीरो नहीं मिल रही, वो मिल रही है I0 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। यानी अगर पोलराइजर एनालाइजर परपेंडिकुलर है डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटेंसिटी जीरो मिलेगी। बट बीच में अगर आपने एक और पोलराइजर लगा दिया जो कि थीटा एंगल पर है, अब इंटेंसिटी जीरो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब इस सिचुएशन में ये परपेंडिकुलर जो है ना, वो इसके रिस्पेक्ट में एंगल जो लेना होता है वो प्रीवियस वाले के रिस्पेक्ट में लेना होता है, वो 90 डिग्री नहीं है।
तो अब इंटेंसिटी हमें जीरो नहीं मिलेगी, अब खेल हो जाएगा। अब हमें यहां पर एंगल जो लेना पड़ेगा वो पहले वाले से लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक रिजल्ट मॉडिफाई किया। वो रिजल्ट ये कि इसका एंगल इससे अगर θ1 है और इसका एंगल इससे अगर θ2 है प्रीवियस वाले से, तो फाइनल एम्पलीट्यूड आएगा E नॉट cos θ1 और E नॉट cos θ2 और ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आ जाएगी cos स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ2। तो इंटेंसिटी cos स्क्वायर थीटा के टर्म में आगे मल्टीप्लाई होती चली जाती है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग खेल होता है, इस पे जरूर प्रॉब्लम रहता है। अब कैसा प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल दे देते हैं, कहते हैं पोलराइजर एनालाइजर परपेंडिकुलर है, बीच में एक और पोलराइजर डाल दिया, फर्स्ट वाले से उसका एंगल 30 डिग्री है। अब बताओ इंटेंसिटी कितनी मिलेगी। तो क्या ये करना है, कुछ नहीं। तो फर्स्ट वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, अगला वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। डायरेक्ट आप ये यूज कर लो, फर्स्ट वाले का एंगल 30 डिग्री, दूसरे वाले का एंगल 60 डिग्री। यहां अगर नहीं यूज करना तो ये साइन के टर्म में मॉडिफाई करा हुआ रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। तो मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है, जैसे चाहिए वैसे चल सकते हो। तो आई थिंक ये खेल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, सबसे अच्छा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट मैं दिखाता हूं। ये वो प्रॉब्लम है जो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, पढ़ो। कह रहे द पोलराइड्स आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। पहला काम है इंटेंसिटी पे गौर करना है। ये आई नॉट बहुत खेल खेलेगा। आई नॉट पीपीएल की इंटेंसिटी नहीं है, अनपोलराइज की इंटेंसिटी है। फट से हम पीपीएल की इंटेंसिटी लिखेंगे। तो प्लेन पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट बाय 2 हो गई। ठीक है, अब आगे बोल रहा है सच दैट नो लाइट इज एमिटेड फ्रॉम द सेकंड पोलराइजर। इसका मतलब सेकंड वाला फर्स्ट के परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया फर्स्ट, और फर्स्ट की ट्रांसमिटिंग एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो सेकंड है ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें इंटेंसिटी 0 देखने को मिल रही है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है इफ अ थर्ड पोलराइड हुज पोलराइजेशन एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन दीज। तो अब हमने खेल कर दिया, फर्स्ट के ट्रांसमिटिंग एक्सिस के थीटा एंगल पर हमने ये थर्ड रख दिया। अब इसकी बेचारी की मजबूरी है, इसका एंगल इसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में एंगल देखेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और इंटेंसिटी अब इधर 0 नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो अब ये कहता है बताओ इधर इंटेंसिटी कितनी मिलेगा। मैं क्योंकि अभी ड्राइव कर चुका हूं तो इसलिए इसको वापस से डिराइव नहीं कर रहा, वही रिजल्ट यूज कर ले रहा हूं। तो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। बट विशेष तौर पे सावधान रहना, आई नॉट हमारे फॉर्मूले के हिसाब से पीपीएल की इंटेंसिटी है। ठीक है ना, पर पीपीएल की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमें यहां इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से फाइनल आंसर हो जाना चाहिए आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये थोड़ी थोड़ी खेल होते हैं इसमें, सवाल में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है टर्म्स कौन से यूज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। अब आंसर तो इसके अंदर दिख नहीं रहा, आंसर दे रखा है, मैंने पहले टिक कर रखा आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर, यानी हमें इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो साइन 2 थीटा के टर्म में अगर मैं इसे मॉडिफाई करूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड आई नॉट बाई 8, और 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा साइन 2 थीटा। तो फाइनल आंसर आ गया मेरे पास आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो आई थिंक अब आपको साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो अब आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन समझ आ गया होगा क्यों इसका आंसर है। तो मेरे ख्याल से ए टू जेड सब क्लियर, इसी तरीके से करते हुए चलना है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है हमारा ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर लॉ कभी भी डायरेक्ट नहीं दिया जाता, ये लैंग्वेज में घुमाया जाता है। तो होता क्या, एक ग्लास स्लैब पर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इस पे जब एक लाइट, प्लेन पोलराइज नहीं अनपोलराइज लाइट फॉल करती है एट एक खास एंगल जिसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। ठीक है ना, तो पहले तो होता क्या वो बताऊं। तो एक अनपोलराइज लाइट ग्लास स्लैब के ऊपर फॉल कर रही है, तो जब भी लाइट ग्लास स्लैब के ऊपर फॉल करेगी तो हमेशा उसके दो काम होंगे, पार्शियल रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन। जब ये खास एंगल पोलराइजिंग एंगल पर फॉल करेगी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो 100% प्लेन पोलराइज्ड होती है, और इसके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे परपेंडिकुलर हैं, इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं। शब्द ध्यान से सुनना। और ग्लास स्लैब, ये रहा ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के ये वाइब्रेशंस पैरेलल हैं। तो पूछ लेता है कि रिफ्लेक्टेड रे में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कौन से होते हैं, तो हमारे परपेंडिकुलर होते हैं बट ग्लास स्लैब के पैरेलल होते हैं। और जो रिफ्रैक्टेड बीम होती है वो पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड होती है। एक और खास बात होती है इसमें कि ये दोनों बीम्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो वापस से समराइज, तो पोलराइजिंग एंगल पर लाइट फॉल करेगी तो रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर होगी, रिफ्लेक्टेड वाली 100% पीपीएल होगी, उसके अंदर जो वाइब्रेशंस होंगे हमारे परपेंडिकुलर स्लैब के पैरेलल होंगे। और यहां पर अगर हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालेंगे तो क्योंकि ये तीनों का सम 180 डिग्री है तो सॉल्व करने पर मिल जाएगा 90 माइनस पोलराइजिंग एंगल।
अब ब्रूस्टर लॉ की बारी, अब हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। तो 1 sin थीटा पी बराबर म्यू साइन 90 माइनस थीटा, जो कि बन गया कॉस थीटा, साइन के नीचे ले जाओ तो tan आई पी या tan थीटा पी बराबर म्यू, इस लॉ को बोला जाता है ब्रूस्टर लॉ। तो मेरे ख्याल से सारे पॉइंट समझ आ गए, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इस पे सीओपी देखते हैं, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम। तो इसका सीओपी आपके सामने, और बहुत अच्छा सीओपी है, ऐसा ऐसा वैसा नहीं है, गहरा नहीं रखा मैंने। ये कह रहा है रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास सच दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज फाउंड टू बी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। तो डायग्राम बनाया मैंने, ये ग्लास स्लैब पर एयर से ग्लास में लाइट जा रही है और रिफ्लेक्टेड वाली कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है। ये हमें कहानी पता है, रिफ्रैक्टेड वाली पार्शियली है। ओके, तो इस एंगल को हम बोलेंगे पोलराइजिंग एंगल आईपी, और ये एंगल हो जाएगा आर, आर की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस आईपी। तो पहले तो हमने अपने हिसाब से लिख लिया, दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, सारी बातें लिख डाली। अब ये बोलना क्या चाह रहा है आगे देखें। ये बोल रहा है ऑल्सो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इनसाइड द ग्लास इज फाउंड एग्जैक्टली इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड बाय द रे। तो अब ये एक नए तरीके का खेल खेल दिया, एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, डेविएशन। तो लाइट ऐसे आनी थी, तो यहां से अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट इधर की तरफ डेविएट हो गई, तो दिस इज डेविएशन। डेविएशन की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी आईपी माइनस आर, ठीक है ना। तो डेविएशन की वैल्यू हो जाएगी आईपी माइनस आर। तो ये कह रहे हैं ये जो डेविएशन है और ये जो रिफ्रैक्शन है ये बराबर है, तो डेल्टा और आर का वैल्यू आपस में बराबर है। तो जो ये कह रहे हैं हम कर लेते हैं चुपचाप से। तो डेल्टा की जगह आ गया आईपी माइनस आर इक्वल्स टू आर, तो आईपी का वैल्यू हमें मिल गया 2r, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि जब ये लाइट पोलराइज हो रही है रिफ्लेक्टेड वाली, तो ऐसे में ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। तो r की वैल्यू 90 माइनस आईपी होगी, ये भी पटक दो। तो आईपी की वैल्यू मिल गई ट्वाइस ऑफ 90 माइनस आईपी, इधर लाते हैं तो थ्राइस ऑफ आईपी की वैल्यू मिल गई 180, तो आईपी की वैल्यू मिल गई 60। आप देख रहे हो खेल ही खेल में हमारे पास पोलराइजिंग एंगल आ गया, ठीक है ना। अब पोलराइज इस तरीके से बातें घुमाई जाती हैं सवालों में। तो आईपी की वैल्यू में मिल गई 60 डिग्री। अब हमसे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ब्रूस्टर लॉ लगा देते हैं। तो जब ऐसा होगा तो म्यू जो होगा वो tan आईपी के बराबर होगा, ठीक है ना। आईपी हमने ढूंढ के निकाल लिया, कंडीशन जो उसने दे रखी थी 60 डिग्री, तो म्यू की वैल्यू हो गई tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री पुट करते ही म्यू हमारे पास आ गया √3 के बराबर। तो राइट आंसर हमारे सामने किस पर्टिकुलर चीज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब √3 होगा। तो अब एक एक चीज आपकी कवर हो गई, इंटरफेरेंस पूरा हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, हमने बीच में जो रिजॉल्विंग पावर है उसके कंसेप्ट भी सीख लिए। अब क्या करना है, अब आपका काम है, ठीक है ना। अब आपको जो लेक्चर नोट्स हैं केटीएस से उससे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और फिर इसकी मास्टर शीट लगा लो तो पूरा चैप्टर ऑन द होल आपका फटाफट से रिवाइज हो जाएगा आधे से 1 घंटे के अंदर। और आपको साथ में जो अब क्योंकि टेस्ट की बारी है, टेस्ट के प्रॉब्लम भी लगा लेने हैं। कल ब्रेक है आपका, पूरा रिवाइज करोगे और परसों आप पार्ट सिलेबस टेस्ट दोगे। अच्छे से टेस्ट देना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना वही एग्जाम में काम आता है। एग्जाम में हम और कुछ नहीं लेके जाते, अपना कॉन्फिडेंस लेकर के जाते हैं, वो जबरदस्त रहेगा, पेपर अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।